तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हम अपने अदर करियर के साथ ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉक मार्केट का बेनिफिट हमें भी उठाना है बट कैसे उठाएं, हमारे पास ऑप्शन ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनता है कि नहीं बनता है। आज ये वीडियो आपका दिमाग हिला के रखने वाला है। आज इस वीडियो में हमारे साथ एक गेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे और वो जो चीजें आपके साथ शेयर करेंगे ना, आपका जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है पहले से बहुत सारी चीजों को लेके, वो टूटने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी आपको देखने को मिलेगी जो शायद यूट्यूब में आपको नहीं दिखाया जाता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट अमरेश भारती जी। आप लोग शायद देखे होंगे बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते होंगे, महात्मा जी टेक्निकल एंड वी मेक क्रिएटर के नाम से। ठीक है, वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू सो मच गौतम भाई कि आपने मौका दिया आप आपके चैनल पे आके और मैं अपनी जो एक दूसरी जर्नी रही है मेरी वो शेयर कर पाऊँ, जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, जो जर्नी इन्होंने हमें दिखाया और हम आपको दिखाने वाले हैं। और इस चीज से जो मैंने आपको इंट्रो में बोला था ना कि आप वो चीज देखोगे जो शायद आपने अभी तक नहीं देखा है। आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग का जो पर्सपेक्टिव आपके माइंड में बैठा हुआ है, जब भी ट्रेडिंग आप सोचते हो तो लगता है कि कोई बंदा है जो 4 स्क्रीन लेके सिस्टम में बैठा है, पूरा दिमाग लगा रहा है, मगजमारी कर रहा है, तब जाके मतलब वो ट्रेडर कहलाता है। या फिर स्विंग ट्रेडिंग ऐसा चीज है जिससे पैसा नहीं बनता है। सर आज हमारे साथ अपना पोर्टफोलियो भी दिखाएंगे और आपको देख के लग रहा होगा ये इनका कंटेंट, आप वीडियो पे जाओगे ना यूट्यूब चैनल पे, इनका इतना कंसिस्टेंसी, इतना इवेंट्स होने के बाद इतने वीडियोस रेगुलर पोस्टेड है, अब देखोगे जाके हर 2 दिन 1 दिन में वीडियोस आता है। उसके बावजूद ट्रेडिंग में वो अमाउंट या फिर वो नंबर, वो परसेंटेज ऑफ रिटर्न बनाए हैं इन्होंने कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। सर थोड़ा सा इसका स्टार्ट करते हैं और फिर हम इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि आप शेयर करो। आशा करते हैं आप शेयर करोगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ यूट्यूबर, आप तो पहले यूट्यूब में हो, ये वाला जर्नी आपका कब स्टार्ट हुआ? क्योंकि ये लोगों को तो नहीं पता, मैं देखा, मैं खुद शौक हो गया कि सर के मिलना हुआ, ये क्या जर्नी है। तो इसके बारे में थोड़ा सर बताइए पहले, आपकी स्टार्ट कैसे हुआ? टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं चाहता हूँ उनको एक राइट इन्फॉर्मेशन मिले मेरे थ्रू और वो समझ पाए। हर कोई ना अपने यंग एज में जब वो 19-20 का होता है तो वो सोचता है कि यार कहीं ना ट्रेडिंग से पैसा बना ले। तो 2011-12 में ट्रेडिंग चल रहा था। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट थे, तो कॉमर्स में शेयर मार्केट पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर दिमाग में आ गया 12th क्लास में। तो हमने 15,000 रुपए लगा के वो इधर उधर करके वो डूबा हुआ दिए। अच्छा। वो डूबा तो लगा कि जिंदगी बेकार है यार, कहाँ फंस गया था। ये कब की बात थी? 2011-12 की बात है। तो शेर खां में अकाउंट खुलता था, ट्रेड टाइगर नाम का सॉफ्टवेयर आता था उनका, और MTS का नेटवर्क लगा के हम लोग करते आप में से बहुत सारे लोगों का तो डीमैट अकाउंट भी नहीं होगा। तो उस तरीके से हमने किया। और उस टाइम भी इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी चीज थी, मुझे पता तो थी, लेकिन वो एक नई चीज थी ना कि खरीदो बेचो वाला, लेवरेज मिलता था 10-10 गुना। तो लगता था यार तो अलग चीज है, अलग ही दुनिया, मतलब वो पता भी नहीं चलता है ना, वो जब हम हाथ जलाते हो समझ में आता है। फिर असर आगे क्या हुआ? तो वो पैसा जलाने के बाद मैंने कान पकड़ लिया और मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गया अकाउंट्स। मैंने 12 साल बच्चों को, 10 से 12 साल और प्रोफेशनली अकाउंट्स पढ़ाया। फिर मैं यूट्यूब के करियर में आया जहां मैंने डिजिटल मार्केटिंग अपना करियर चलाया। बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जैसे लॉकडाउन लगा तो घर में बैठना पड़ा तकरीबन 1-1.5 साल। और उस टाइम पता है शेयर मार्केट में बहुत बड़ा पीक आया, हर कोई घर में बैठे बैठे लोग सोचते थे कि ट्रेडिंग करूं। तो उस टाइम भी फिर से मैंने सेम गलती करी, मैंने भी अपना ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कराया। और अकाउंट ओपन कराने के बाद मैंने भी क्या किया, उस टाइम तो मैं कमाता था, तो मैंने तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए कैपिटल लगाए और मैंने एक नई और चीज सीख ली, फ्यूचर। डेरिवेटिव में कदम रख लिया, क्योंकि भैया डेरिवेटिव में कदम रखा, क्योंकि रिलायंस में 1.5 लाख रुपए थे ना लॉट लेने के, और लिवरेज तो आपको में पता ही है। करेक्ट है जी। और MIS में मिल जाता था बढ़िया से, तो लेके रिलायंस में, बैंक निफ्टी में। तो मैं ना थोड़ा बहुत ना पैसों से प्यार भी करता था, जलाने में कम रखता था बिलीफ। ये सेम फीलिंग मेरे साथ भी है कि आप वो पैसों को वैल्यू देते हो तो फिर थोड़ा इजी हो जाता है। करेक्ट है जी। तो मेरा दोस्त भी मेरे साथ आ गया, उसको भी मैंने सिखा दिया कि भाई क्या होता है शेयर मार्केट। तो वो थोड़ा सा लाला टाइप आदमी था, उसका पैसे बहुत थे, तो उसने यार बहुत जलाना शुरू किया। मतलब जहां मैं 10,000 प्रॉफिट कर रहा हूँ तो वो एक दिन में 1 लाख से कम मानता नहीं था। तो वो बड़ा खुश होता था कि सर 1 लाख आ गया। लेकिन उस 1 लाख के पीछे वो कैपिटल बहुत हैवी लगाता था, मतलब बिट ऑफ परसेंटेज था वो। 1 लाख रुपए मतलब ऑप्शन में रिलायंस 20-20 लॉट ऐसे वो उठाता था उस 20 लॉट उठा लेता था अलग लेवल पे MIS में। मतलब थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट हुआ तो लाख 2 लाख ऐसे ही। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तो लाख लोगों को सुन के लगता होगा वाह लाख कमाते थे, बट लाख कमाता था हाई एंड टेक रिस्क पे। और वो गलतियां उसके सामने, अगर किसी दिन मार्केट रिवर्सल हुआ, शॉर्ट सेल भी करते थे वहां पे, तो भैया वॉलेटिलिटी तो कोरोना के टाइम पे भयंकर लेवल थी, ऐसी थी कि आज बढ़ रही है कल घट रही है, आज बढ़ रही है। बैंक निफ्टी तक मैं ये होल्ड कर दिया था ट्रेडिंग कि एक दिन के लिए 45 मिनट के लिए रोक दिया था कि नहीं भाई बहुत हो गया। इस लेवल की वॉलेटिलिटी थी। तो उनका जब मैंने देखा कि भैया लॉस है, तो अगर आप मेरा उस टाइम का MIS भी अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि उस टाइम मैंने क्या गलती करी थी। तो फिर मैंने उनको देखा कि यार वो ऑलमोस्ट मेरे कैबिन में बैठ के ऑलमोस्ट 80 to 90 लाख रुपीज लॉस कर ली। और मैंने कुछ 1-2 महीने में कुछ 10 लाख रुपए कमाए थे, वो सब चले गए।
मतलब मैंने कुछ लॉस नहीं किया था, तो मैंने उनको देख के होल्ड किया कि भाई मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस यूट्यूब पे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड करियर चल रहा था। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, उस टाइम डिजिटल जिस तरह शेयर मार्केट में बूम था, उस टाइम लोग ऑनलाइन अर्निंग का भी बड़ा बूम था। हाँ, वो यूट्यूब चैनल बनाना, एग्जिस्टिंग वर्क जो है घर वो बैठे बंद हो गया यूट्यूब था। चैनल बनाना सबको था। बिल्कुल। तो मैं ना लोगों को सिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो वो मेरा लर्निंग वाला जो कोर्स था वो बहुत बढ़िया निकला, मतलब 5 गुना रेवेन्यू आना शुरू हो गई। मतलब एट द सेम टाइम उधर भी आपका पीक चल रहा था और ये लर्निंग यहाँ लर्निंग थी, पर लर्निंग ऐसी थी नहीं ना, पैसा था तो बेवकूफी कर रहा था, चार्ट की समझ नहीं थी, टेक्निकल समझ नहीं थी, पैटर्न नहीं समझ पा रहा था, बिहेवियर नहीं था कि कैसे करना है एज इन्वेस्टर। बट वहां मैं रुक गया। बट रुकने के बाद मैंने एक चीज सीखी कि मुझे पहले सीखना पड़े, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने हमारे एक सर हैं लाइक शुभम सर, उनसे मैंने थोड़ी पहले चार्ट की क्लासेस ली 3-4 महीने की। और उसके पहले ही मैं, जैसे कि आपको पता है कि उस टाइम ना जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स थे वो बिल्कुल अपने मूल रेट से बहुत लो पे मिल रहे थे। सही बात है। SBI 150, आपका HDFC 700-800। हंसी इसलिए आ रही है कि अभी उस रेट पे खरीद के वही पैसे छोड़ देता तो आज भी उससे भी ज्यादा प्रॉफिट। आज SBI 500 से 400 हो जाए तो सस्ता लगता है। और उस समय 150 में भी लग रहा था कि और गिर जाएगा, 100 हो जाएगा। राइट, तो 200 ऐसे पे खरीदते थे। मैं अपने दोस्त बिठा दूंगा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेगा। हमने कुछ 20-20, 22-22 रुपए पे ऐसे हम IDFC खरीद के रखे हुए थे। NHPC 18-18 रुपए पे हम लोग खरीदते। अभी आपको सर का वो वाला पार्ट दिखेगा जो सबसे इंटरेस्टिंग है। मतलब वो तो आजकल डॉक्यूमेंट ही रहता है, सब कुछ दिखता ही है जो था लाइक PNL में, तो वो सब चीजें थी। बट वहां जो गलती करी, फिर मैंने कहा नहीं, मैं पहले लार्ज कैप में जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए उस टाइम ट्रेंड नहीं था। और लार्ज कैप अंडर वैल्यूड में मिल रहे थे, इतनी समझ हो गई थी कि आने वाले टाइम पे अब इकोनॉमी ग्रो करेगी, चीजें बढ़ेंगी और लोगों का सेंटिमेंट भी अब फाइनेंस की तरफ आ रहा है। तो मैंने अपने पैसे धीरे धीरे जो शेयर्स मुझे अच्छे लगे, जैसे लाइक भारतीय एयरटेल, इस पे लगाना शुरू किया, ITC पे लगाना शुरू किया। ITC बहुत सेकंड हैंड चल रहा था 200-205 पे। उस टाइम मैंने जो है अपने ज्यादातर पैसे लगाए। क्यों? क्योंकि मैं सोचता था मैं बैंक में FD कराऊंगा, मैं ITC लेके छोड़ देता हूँ, 8-10% का तो डिविडेंड देगा। हाँ, मेरे को मिलता था 7%, 8% का डिविडेंड। आई थिंक बहुत सारे ITC इन्वेस्टर जो है ना, वो डिविडेंड कोई FD से कंपेयर करके ITC में इन्वेस्ट। मेरा भी बैक ऑफ द माइंड साइकोलॉजी यही था। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो भी बोलती थी कि मेरा ही पैसा लगाओ। तो मैं बोलता था कि ठीक है, तो ये खरीदती है ना सामान, ऐसी कंपनी है, उसे ITC बोलते हैं, FMCG का प्रोडक्ट है, उसी में तेरा पैसा लगा देता हूँ। तो उस टाइम मैंने 220 के भाव पे लिया था। और उसके बाद जो रैली चली वो आप लोगों को पता ही है, 500 टच हुआ है। मार्केट गिर रहा था लेकिन वो उल्टा चल रहा था। और अभी आपको वो चीज देखने को भी मिलेगा। अभी हम लोग वो चीज दिखाने वाले हैं, सर का पोर्टफोलियो जो कि सर ने बनाया है, जिसके थ्रू आप ये जानोगे कि एक करियर जो कि यूट्यूब वाला करियर पे इतना हार्डवर्क एफर्ट करते हुए इस फील्ड में भी इस लेवल का परफॉर्मेंस निकालना कैसे पॉसिबल है और क्या माइंडसेट रहा सर का। मेरे लिए तो खैर बहुत, मैंने देखा तो लगा कि भाई एक चीज को करने में आदमी, मान लो लोग पूछते हैं मुझे कि मैं जॉब कर रहा हूँ कैसे ट्रेडिंग करूँ, सर से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ उनका बिजी होता होगा। ठीक है, जब सर कर लिया भाई आप भी कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर का वो पोर्टफोलियो देखिए, मिलेगा देखने को। सबसे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। मतलब ये भी मुझे ऐसा लगता है अब जाके 4 साल काम करने के बाद कि लोग सोचते हैं कि ये पार्ट टाइम हो सकता है, पार्ट टाइम तो हो सकता है, लेकिन ये फुल टाइम भी एक बिजनेस है। बिल्कुल। मतलब अगर आप स्विंग में फुल टाइम काम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये फुल टाइम जॉनर है। आपको डेली के 4% नहीं कमाने, लेकिन अगर आप एक अच्छी कैपिटल लेके काम कर रहे हो उसमें, और आपको लगता है कि यार आप महीने 2 महीने पे 3 से 4% का कैपिटल मतलब प्रॉफिटेबल निकाल सकता हूँ, तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। बेस्ट जॉब है ये, और रिस्क भी कम है। बिल्कुल, रिस्क कम है, आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अदर कोई भी वर्क करोगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपका पैसा फंस सकता है। आप मान लो इतना माल लेके आए, नहीं बिका तो वो माल आपका फंस गया। इस पे क्या होगा, रेट गिरेगा आपका ना। मान लो 200 से 198 आ गया, बेचना जब चाहोगे आप तब बेच सकते हो। एग्जिट कैपिटल आपका वाइप अप नहीं होगा, पूरा का पूरा वाइप अप। कैपिटल जैसे आप देखिए ऑप्शन में सारे कैपिटल लोग बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, तो वो चीज नहीं होगी। तो सर जैसा कि आपका यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये जो सबसे बड़ा रिटर्न तो खैर ये वाला है, और लेकिन इसमें क्वांटिटी कम है, बट ये जैसे 393% का रिटर्न, मतलब लिटरली अगर मैं बोलूँ ना 393% का रिटर्न बनाने में आदमी का हालत खराब हो जाता है। ये रिटर्न देखो, मार्केट पैसा देता है पर आदमी होल्ड नहीं कर पाता इतना। क्या सर इसके पीछे कोई स्टोरी है या क्या, कैसे आप इसको फाइंड आउट किए थे? स्टोरी है, स्टोरी क्या है, वैसे ये 500% का रिटर्न है, बट मैंने अभी रिसेंटली दोबारा खरीदा है। मैं वही बताऊंगा कि जब लोग 60 रुपए के भाव पे खरीदते हैं, मैंने इसको 60 पे लिया था पहली बार। अच्छा। आप इसका अगर लाइक ब्रेक डाउन देखोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ब्रेक डाउन में पहली बार मैंने जो है 500 क्वांटिटी ली थी, एक लाइक 1021 ऑलमोस्ट 3 साल पहले। 3 साल पहले अभी मैंने दोबारा फिर खरीदा है 366। ये भी बहुत बड़ा बात है, जानते हैं कि एक बार आप जैसे स्टॉक को 60 पे खरीदो, आदमी उसको 62 पे खरीदने के लिए रेडी ले नहीं पाता वो। तो मैंने वो सब चीजें ना, स्टूडियोटाइप मैंने चीजें खत्म करी है। मुझे एज अ बिजनेस इसको देखना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों लिया। अभी देखिए लाइक उस टाइम ना ज्वेलरी सेगमेंट में कल्याण ज्वेलर्स नया नया इंटर हुआ, राइट। अगर आप देखेंगे तो मैंने देखा कि इंडिया में कोई भी चीज अगर ज्वेलरी वाले सेगमेंट में लॉन्ग टेल में बढ़ती, मुझे नहीं पता था ये स्टॉक इतना बढ़ जाएगा। बट कल्याण ज्वेलर्स से पहले मैं क्या गलती की, जैसे NHPC मैंने 20 के भाव पे लिया और मेरे को अफसोस हो रहा है यार 3000 रुपए लगा रखे हैं, है ना,
क्या फायदा हुआ 200% की ग्रोथ का, 3% की ग्रोथ का। ये मिस्टेक मैंने भी किया है। हाँ, तो मैंने एक थंब रूल बनाया। थंब रूल ये बनाया कि अब जो भी मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा मिनिमम 30,000 तो करूँ, कम से कम 30,000 रुपए। लॉस भी हो, प्रॉफिट भी हो, तो समझ उसी में आना। हिसाब से हो भैया, है ना। ऐसा नहीं कि 5,000 में 500% की ग्रोथ है और मजा ही नहीं आ रहा है, और जिसमें 1 लाख रुपए लगा दिए उसमें लॉस चल रहा है ना। और इससे होता भी है ना कि मान लो आपने कोई ट्रेड लिया और एक स्टॉक खरीदा और वो 1 लाख का खरीदा, उससे 4% आपका माइनस चला गया, 4,000 लॉस हो गया। और कोई स्टॉक आपने 1,000 रुपए खरीदा, वो डबल हो गया, राइट। तो 1,000 रुपया भी बनेगा। तो टेक्निकली वो चीज कभी आपका मतलब होता है ना, वो डिसिप्लिन नहीं लेके आ पाएगा वो चीज में। मैंने इसमें जो है उस टाइम क्या है, ज्वेलरी में मैंने देखा तो मेरी वाइफ कहती थी कि यार मुझे ज्वेलरी करना है, बट मैंने बोला ज्वेलरी से बेटर है एक सॉवरेन गोल्ड आता है जहां लोग वर्चुअली लाइक गोल्ड रखते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसके स्टॉक्स ही खरीद लूं, क्योंकि मैं डेली इसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मैंने कल्याण ज्वेलर्स शेयर पिक करा, मुझे सही भाव पे लग रहा था उस टाइम, 60 रुपए में सेगमेंट भी करा था। एक बढ़िया सपोर्ट बन रहा था इसका डे चार्ट पे, मतलब डेली चार्ट पे मुझे एक बढ़िया सपोर्ट बन रहा था। और मैंने कहा कितना भी बनेगा, चलो 30,000 मैं एक लगा रहा हूँ, एक लॉन्ग टर्म के लिए मैंने प्रोस्पेक्ट में रखा था कि इसको रखेंगे और देखते रहेंगे क्या वॉच आउट हो रहा है। मैंने लिया और लेने के कुछ 6 महीने बाद इसने जो रफ्तार पकड़ी, रैली दी, तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ से निकलना है, क्योंकि आप कोई शेयर्स खरीदते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आपका एक मोटो है कि भैया इतना % मुझे निकल जाना है। लेकिन मैंने कुछ शेयर ऐसे लिए हुए कि मुझे पता है लॉन्ग टेल में मुझे आराम से निकालना है। वही बात है सर, 393% मान लो कोई भी स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहा है, लॉस लेने के लिए आदमी तो तैयार रहता है, वो बोलता है कि मार्केट प्रॉफिट नहीं दे रहा है। इतना प्रॉफिट जब आपको मार्केट दे, मतलब कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों को देता है मार्केट, वो लेकिन रिग्रेट करते हैं कि भाई मैं 100 में खरीदा, 120 में निकल गया, वो 500 चला गया। तो वो 500 तक होल्ड करना ये चीज, तो अभी आपका क्या साइकोलॉजी है जो आप ये सारे मतलब कि होल्ड करते हो, मतलब कोई भी पोजीशन आप अभी बिल्ड करते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर लिया, तो किस पर्सपेक्टिव से लेते हो आपकी, आपको ये परसेंटेज रिटर्न कमा के निकल जाना है, या अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ होगा तब निकलना है, या उसको लाइफ टाइम होल्ड करना है? तो देखिए सिंपल सी बात है ना, पहले मैं जब मैंने काफी स्टॉक्स लिए 2020-21 में, तब मैं हमेशा लार्ज कैप पे फोकस करता था, बट अब मैं थोड़ा सा मिड कैप स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ। अभी मैं स्मॉल कैप पे कम फोकस करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत स्टडी चाहिए, क्योंकि उसमें जितना मैं लाइक मिड और स्मॉल की तरफ जाऊंगा उतना रिवॉर्ड अच्छा है, लेकिन उतना ही रिस्क भी मुझे ज्यादा मिलेगा। तो मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता, मैं और डिटेल में जाऊंगा, तब मैं स्मॉल कैप पे जाऊंगा। मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी बहुत सारा काम आपका है, तो उसके कारण आपको टाइम भी नहीं मिल पाता होगा, या मेंटली ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक अलग एग्जिस्टिंग वर्क कर रहे हैं तो कम समय मिलेगा, बट मैं मिड कैप शेयर्स को हमेशा ढूंढता रहता हूँ, फाइंड आउट करता रहता हूँ, और हमेशा देखता हूँ कि यार लाइक कंपनी विजनरी है कि नहीं। तो अभी ना 2-3 चीजों पे बड़ा चल रहा है, जैसे ईवी का सेगमेंट है, एक ईवी सेगमेंट पे मैं हमेशा ध्यान देता हूँ। एक 5G टेलीकॉम सेक्टर भी ना मुझे लगता है कि हमेशा फ्यूचर में ग्रो करेगी। रिलायंस और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो विजनरी है, जिन्होंने इतनी चीजें देखी हैं। जियो जैसा प्लेटफॉर्म उन्होंने एग्जिस्टिंग, मतलब ये एक ऐसा मोनोपोली मार्केट था लाइक एयरटेल और इन सब जोन में, जहां जियो आके पूरे भारत में छा गई। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें ग्रोइंग मार्केट है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि आप ये सेक्टर पे जाएं और ये सेगमेंट जाएं, बट मेरा जो बैक ऑफ द माइंड मैं आपको बता रहा हूँ कि एक 5G मुझे बड़ा चमकता है। दूसरा, मैं ईवी वाले जितने भी स्टॉक्स हैं इन पे भी बड़ा ध्यान रखता हूँ कि मेरा भी फेवरेट है, इसलिए आप देखोगे मैं एक्साइड रखते रहता हूं। राइट। तो क्योंकि जुड़ी हुई तो सारी उन्हीं चीजों से ही है। तो वही है ना कि भाई गाड़ी लाइक जब लड़ाइयां हुई थी तो लोग बंदूक, तो गोलियां भी तो उसमें डलती हैं, है ना। अगर एक गाड़ी है तो उसमें टायर भी डल रहा है, बहुत सारी चीजें, बैटरी भी डल रहा है। तो ये चीजें सीखने को मिल रही है, समझ आ रहा है। तो फिर मैंने जो है इन वाले सेक्टरों को काफी ढूंढता रहता हूँ, हंट करता हूँ। कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू जानना चाहता हूँ हमेशा, स्क्रीनर आप यूज करते होंगे हमेशा, तो मैं भी यूज करता हूँ। तिजोरी करके एक वेबसाइट है, मैं वो भी यूज करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू हमेशा चार्ट्स के लिए देखता हूँ। चार्ट्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में भी हैं तो, क्योंकि फंडामेंटल ना जितने भी आप स्मॉल कैप मिड कैप शेयर देखेंगे ना, फंडा उनका ठीक होता नहीं है ज्यादातर, है ना। और कई बार क्या होता है ना कि स्टॉक भाग जाता है, तब आपका रिपोर्ट्स बढ़िया आता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पहले पता है। तो जो चीजें चार्ट्स आपको दिखा देगी ना, वो कभी भी आप रिपोर्ट पढ़ के नहीं निकाल पाओगे वो चीजें। हाँ, मतलब मिड कैप एक बार चल सकता है, स्मॉल कैप मिड कैप में ना ये बड़ा झोल है, मतलब फंडामेंटल पढ़ के आप उसका चीजें एनालिसिस नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे लगता है चार्ट जो है वो सारी चीजें बता देती है, बिल्कुल, कि भैया लाइक बिहेवियर कैसा है इन्वेस्टर्स का, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कब घुसे हैं। तो जब आप चार्ट पढ़ना शुरू कर दोगे तो चार्ट पढ़ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ज्ञाता बन चुका हूं, कि हाँ अपने 2022 से लेके अब तक मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस। अभी मेरा नेक्स्ट सवाल सर उसी में है कि आप चार्ट में मतलब कि कोई भी पोजीशंस बनाते हो तो क्या देखते हो, मतलब आपका वो नजरिया, जैसे मैं कुछ देखता हूं तो मेरा अलग पर्सपेक्टिव है, मेरे व्यूअर्स का अलग पर्सपेक्टिव है, बट जिस टाइप का रिटर्न सर ने बनाया है तो उस हिसाब से ये जानना भी जरूरी है कि सर क्या देख के चार्ट में ये तय करते हैं कि इस स्टॉक में आप मुझे लाइक एंट्री लेनी है। हाँ, एंट्री। जैसे मैं अगर आप
मैं विप्रो की बात करूं फॉर एग्जांपल, अभी मैंने कुछ टाइम पहले लाइक विप्रो तो एक लार्ज कैप स्टॉक्स है, ये सब ऐसी कंपनी है जो सबको पता होता है, जनरल पब्लिक को पता है कि मेरा इसका- भी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, तो कहाँ पे बिजनेस करती है, क्या करती है, वो सब चीज पता होती है। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा अगर मैं चार्ट बताऊं कि मैंने अगर चार्ट पे जनरली क्या देखता हूँ, वही बेसिक चीज जो मुझे लगता है जो सब देखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैं इन चीजों पे बड़ा ध्यान देता हूँ। टेक्निकल चार्ट थोड़ा कम फॉलो करता हूँ, वैसे आरएसआई वगैरह लगा के रखता दिख रहा है कि हूँ, RSI लेकिन लेकिन वॉल्यूम मुझे समझ आता है कि यार वॉल्यूम पे आरएसआई बढ़ जाता है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं आप लोग ज्यादा ट्रेडर हैं, आप लोगों को ज्यादा चीजें पता है, कुछ लोग उल्टा भी बोलेंगे, बट मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, शायद गलत भी हो सकता है, टेक्निकल बाद में आता है, बिहेवियर पहले आता है। ये तो है ही, देखो आरएसआई भी कोई बनाया होगा सर, तो जाहिर सा बात है पहले प्राइस का ही डेटा तो वो दिखा रहा है। राइट, तो ये बिहेवियर पहले हुआ, उसके बाद वो पैटर्न वो बना। बाद तो बना। मुझे नहीं लगता कि टेक्निकल इतना इंपैक्टफुल डालता, लेकिन हाँ रिसर्च का पार्ट है, रिसर्च का पार्ट है, इजी कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है, ताकि आप अगर वहां नहीं ढूंढ पा रहे हो तो यहाँ से देख लो। राइट। तो अगर मैं जनरली अगर मैं जब स्विंग करता हूँ तो ज्यादातर मैं डे और वीक लेवल पे इस चीज को जो है डेली और वीकली कैंडल को डेली और वीकली कैंडल को फॉलो करता हूँ, हमेशा देखता हूँ। और एक कहावत भी है, जब आप स्विंग में हो ना तो हमेशा हाई वैल्यू पे मत खरीदा करिए, जब लाइक कोई भी वैल्यू जब उसका लो पॉइंट हो तो हमेशा एसआईपी कर लो एक ही बार। जैसे average हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये शेयर स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कई बार भी आ सकता है डाउन, और आपका बड़ा फेवरेट स्टॉक है कि नहीं यार इसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, चीजें हैं, मैं इसमें इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो एक ही बार इन्वेस्ट ना करके, तो मैंने कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां मैंने 10%, 20%, 30% ऐसा डालना शुरू किया, लेकिन कब? गिरते हुए नहीं, शेयर्स को बढ़ते हुए। ये एक बिहेवियर है जो आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत मतलब कि ये जो है ना सबसे डिफरेंट वाला चीज है कि लोग करते हैं यही चीज करते हैं, पर वो कब कर रहे हैं? गिरते प्रोडक्ट हुए। को 400 में खरीदे, फिर 350 वो में खरीद average रहे हैं, करते हैं। वो 300 में भी खरीद रहे हैं, वो वाला चीज। वो गलत है, तो वो गलत है। वहां पे तो आपको चार्ट देख के समझना पड़ेगा कि कहां से रिवर्सल आएगा और आपका एनालिसिस क्या कहता है। लेकिन जब बढ़ रहा हो पैसे तब लगाने चाहिए। ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये मैंने पहली बार कब किसके सुना था, पावर ऑफ स्टॉक करके चैनल आप जानते होंगे, तो 2000 लॉकडाउन के टाइम पे उनका भी चैनल यूट्यूब पे बड़ा कम सब्सक्राइबर था, तो मैं उस बंदे सुना, तो मैं बोला भाई मैं तो उल्टा कर रहा हूँ यार। सभी उल्टा करते हैं बाय डिफॉल्ट। जो हमारा माइंडसेट है ना, इसको कहते हैं कि सुपर मार्केट फिनोमेना, Right. कि आपको जब चीजें सस्ती मिलेगी आपको लिए और खरीदो, और सस्ता और खरीदो। तो मैं कहा नहीं, तो फिर जब मैंने वहां से समझा तो फिर चार्ट और लाइक लगाते फिर मैंने वो चीज करी। तो देखिए हमेशा मैं स्टॉप लॉस और एक रेजिस्टेंस पे इसका बिलीव रखता हूँ कि रेजिस्टेंस, देखिए कोई भी स्टॉप लॉस यूज करते हो? स्टॉप लॉस माइंड में है, जब आप स्विंग का गेम खेल रहे हो ना, तो स्टॉप लॉस तो लगा नहीं पाओगे क्योंकि एक दिन का गेम होता है, एक दिन का गेम होता तो स्टॉप लॉस आपके माइंड में होना चाहिए। स्विंग में भी स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो stop कई बार ना आपका कैपिटल है 6 महीने का, फॉर एग्जांपल आपने एक पैसा लगाया कि भैया मेरे को 3 महीने में इसमें 5-10% रिटर्न लेना है, निकलना है, अगर वो रेट से नीचे आ गया तो क्या करोगे? फंस जाओगे ना आप। बिल्कुल, तो फंसने का तरीका सिनेरियो को प्लान करना ही पड़ेगा। तो फिर आप माइंड में एक स्टॉप लॉस लेके चलो, हमेशा ही लेके चलो, हमेशा अलर्ट लगा के रखो उस चीजों में, जो मैं लगा के हमेशा सर रखता हूँ। तो जैसे मैंने एक रैंडम चार्ट लिया, विप्रो मेरी भी होली होल्डिंग है। अब देखिए हम यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं कि अभी रिसेंट जोन मिला है, ये वीकली कैंडल चल रहा है काफी टाइम से, अब एक सेगमेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे अगर मैं वीकली देख रहा हूँ तो मैं इस जगह पे एंट्री नहीं लूंगा, ये मेरा एंट्री जोन है ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब एंट्री जोन नहीं है। लेकिन ये वाला जो चार्ट मैं बार बार देख रहा हूँ, ये बट ये भी ना एक जॉनरा मुझे उतना बढ़िया नहीं चमक रहा है मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरी सेगमेंट है, बट मैं एंट्री ले सकता हूँ यहाँ पे। बट यहाँ पे ना रिटेलर, मुझे अब मैं जब बहुत चार्ट स्टडी करने लग गया हूँ तो मुझे लगता है रिटेलर भी तो स्टडी करता है ना बैठ के, है ना, उनका फंसने का इंतजार है पहले। तो जैसे हम अपने आप को समझदार बनते जा रहे हैं इसमें घूम के, तो रिटेल इन्वेस्टर भी चार्ट जो है देखता है, बिल्कुल तो वो देखता है कि इस जगह पे एंट्री बनाई जाए। तो मैं अब इस जगह पे एंट्री नहीं लेता हूं, मैं जनरली एक बार देखता हूं कि बैक टेस्टिंग दोबारा मारा कि नहीं। अब जो यहाँ पे मारा है तो मुझे लगता है यहाँ पे आने वाले 1-2 महीने के लिए ले लेना चाहिए। अब जब आप इस पे भी लेते हैं तो आप देखिए इस पे भी अगर आप यहाँ पे भी देखें तो एक बिट ऑफ परसेंट अगर आप यहाँ से भी एंट्री बनाते तो ऑलमोस्ट आपका कितना बढ़िया रिटर्न है, आप देख लीजिए कितना बढ़िया रिटर्न है, 16% की ग्रोथ है। 16% कम नहीं होता है साहब। अगर इसका डेट भी अगर आप हम वो चेक करें हम लोग कितने दिन में बन रहा है कैंडल स्टिक, तो आपके सामने दिख रहा है कि 7 वीक्स में आप देखिए 2.5 महीने में 20 से 22% का रिटर्न दे रहा है। ये तो एक एग्जांपल है। कोई स्टॉक जब देने का शुरू होगा ना, अगर आपने मतलब ऐसे पकड़ लिया सही, जिस टाइप से बोले कि रिटेलर को बाहर करके ट्रैप करके फिर घुसा, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस होगा ना सर, यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस ये होगा, वो पढ़ लिख रखा होगा कि यहाँ पे आना है, यहाँ आना है। तो मुझे लगता है हमेशा ना बैक टेस्ट है। देखिए अब आप सोचेंगे सर मौका नहीं मिला तो आपने क्या पता हम लोगों ने मिली भगत करके विप्रो खोल रखा हो पहले से दिखाने के लिए, हो सकता है क्या पता कर रखा हो, बट ऐसा है नहीं, करा नहीं है हम लोगों ने। ये अरे सर एक ही शेयर थोड़ी है। सबसे पहली चीज चार्ट ने मुझे एक चीज सिखाई कि इमोशनल लेस,
बिल्कुल। मैं पहले एसबीआई से दिल लगा के बैठा रहता था रिलायंस ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर की कंपनी है भाई साहब। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा लगता था कि अपना घर है वो, अरे रिलायंस गिर रहा है गिरने दो ऐसा। लेकिन अब मुझे कोई ना तो रिलायंस से इमोशन है ना एसबीआई से इमोशन है, मुझे चार्ट जो बोलता है ना मैं उस पर काम करता चार्ट की भाषा समझते हैं हूं। सब हाँ, बस। तो मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट से ना इमोशंस खत्म हो जाते हैं और इन चीजों पर और आप एक और बात है ना, ये जो सर ने जो बताया कि ये चीज मिस्टेक मैंने भी बहुत पहले किया था कि कोई एक स्टॉक पकड़ा और सोचा कमाना मुझे इसी स्टॉक से है, ठीक है, इतना कंपनी पड़ा हुआ है, जो चार्ट आप ढूंढना चाह रहे हो ना वो चार्ट बन नहीं रहा है तो उस पर क्यों दिमाग लगाएं, जहां बन रहा है एक वैसा साइकोलॉजिकल भी हम लगा लेते हैं कि क्यों ना हम एक ही शेयर के चार्ट में मास्टर बन जाए। ऐसा भी लोग लगाते हैं दिमाग। बट मुझे लगता है ये सब चीजें वो नए स्टूडेंट्स की कहानी है, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करो, बैंक निफ्टी में करना है तो कर सकते हो क्योंकि वहां पे आप बदल नहीं सकते उसमें। बदल नहीं सकते। स्टॉक में ऑप्शन जब आपके पास बहुत है तो आप जो ढूंढना चाहते हो वो मिलेगा आपको चार्ट। तो वो आप अगर मान लो एक ही स्क्रिप्ट पे ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी कर रहे हो, निफ्टी कर रहे हो, वहां तक समझ में आता है क्योंकि आप मजबूर हो, हर चीज का आप ऑप्शन वीकली बेस पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। पर जब बात स्विंग का आता है यहाँ पे तो आपके पास हजारों ऑप्शन है, भरमार है कंपनी का। आप किसी भी कंपनी में जाओ, जो चार्ट आपको चाहिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है दूसरे कंपनी में टाइम ढूंढ लगाइए लेंगे। थोड़ा सा, लाइक वेबसाइट ढूंढिए, है ना, कप एंड हैंडल कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो गूगल में सर्च मार लीजिए, बहुत सारे आपको स्टॉक्स जो हैं वो दिखने लगेंगे। फिर उसमें स्टडी करिए। स्टडी के तरीके तो यही है कि आप क्या क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, किसमें बिहेवियर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आप जब स्विंग में हैं तो उसके लिए आपको ग्रोथ वाले स्टॉक्स चाहिए ईवी और इंजन में, वो तो आप किसी भी स्टॉक्स में घूम के कर सकते हैं जहां वॉलेटिलिटी थोड़ी ठीक ठाक हो, है ना, राइट, उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, जो मतलब कि बेस्ट पॉसिबल नॉलेज हो सकता है व्यूअर को मिल जाए, कि जब मार्केट आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, आपका साइकोलॉजी हिट नहीं होता है कि भाई इतना मिल गया भाग जाओ लेके, या दूसरा ट्रेड से कमा लेते हैं। जैसे कि इस स्टॉक में दिख रहा है टाटा मोटर्स 310 में बाय किए हो आप यहाँ पे, इसमें टोटल 4 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो ये 4 लाख पहले 1 लाख दिया होगा, फिर 2 लाख दिया होगा, फिर 3 लाख दिया होगा, फिर घट के 2 लाख हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब वो 2 लाख से 3 लाख हो गए फिर घट के 2 लाख होता है जी, तो आप अपना माइंडसेट कैसे मैनेज करते हो? मैं आपको बताता हूँ। हाँ। मैं और मेरा दोस्त, वही दोस्त, हम लोग 12वीं गणेशन में फिर से खाना खा रहे थे। बोला अरे भैया क्या कर रहे हैं आप, भारतीय एयरटेल अभी इससे ऊपर कहा जाने का, है ना, निकालो इसको, हटाओ, निकालो। हम बोला अरे रहने दे, अरे निकालो, मैं रहने दे यार। बोले अरे कहाँ आपने ले लिया, फंस गया, इससे ऊपर नहीं जाएगा। वो इस जगह पे किसी जोन पे था। अब देखिए मुझे पता है ना कि मैं भारतीय एयरटेल क्यों, क्या पर्पस क्या है लेने का। पर्पस सबसे पहले ना, जितने भी लोग आप ये देख रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग में भी पर्पस आप अपना डिफाइन कर लीजिए कि भैया मुझे कोई भी स्टॉक्स में ना 3 महीने के ऊपर नहीं जाना है। स्विंग का मतलब ये नहीं है कि 6 महीना रख लूंगा, अगर नहीं बिकेगा तो 3 महीने में निकल जाऊंगा, 1 महीने में निकल। एक ना बिहेवियर पैटर्न बनाइए सर। तो मेरा स्ट्रेटेजी इन लार्ज कैप स्टॉक्स में है कि भैया मैं भारतीय एयरटेल को ऐसा वैसा नहीं देखता कि आज है कल नहीं है। ये सब यूनिकॉर्न्स हैं, ये सब फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं बनाएंगी, है ना। जब रिलायंस आई कितना एयरटेल को तोड़ा, टूटी नहीं, मार्केट में बनी रही। तो ऐसी कंपनियां जब इतने बड़े बड़े झटके झेल सकती है तो ये एडॉप्शन 5G 7G तो आराम से देख लेगी। तो मैंने कहा नहीं भैया मुझे नहीं बेचना, ये लाइफ टाइम है। तो लाइफ टाइम इन द सेंस की अकाउंट्स में कहावत थी कि लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जिसके बारे में आप बेचने का नहीं सोचते। अच्छा। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं अकाउंट्स का मास्टर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी लोग कहते हैं कि मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है 1 साल 2 साल के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। वो भी समझिए स्विंग है ना, क्योंकि आपके दिमाग में है कि 1 साल बाद बेच दूंगा, 2 साल बाद बेच दूंगा। लॉन्ग टर्म कर रहे हो, बड़ा लेवल पे कर रहे हो, बड़े लेवल पे कर रहे हो। तो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन ये है कि जब आपने ली और आपका माइंडसेट बेचने से रिलेटेड नहीं है, इसको ट्रेल करके इसको राइड करना है, ले जाना है, बेच भले आप किसी भी पॉइंट पे दो, लेकिन वो एक गेम है। तो ये सब स्टॉक्स जो है वो लंबा ले जाने का गेम है। मेरे साथ भी सेम ही है कि कुछ कंपनी जो मुझे बहुत पसंद है, जिसका फ्यूचर ब्राइट दिखता है, तो लगता है कि भाई ये कंपनी का मुझे मालिक बनना है। अब बाइंग करिए। जैसे मान लीजिए डीप आया फॉर एग्जांपल, मैंने अब जैसे हमें इस जॉनरा में पता है कि यहाँ पे आ गया, तो अगर मैं एक परसेंटेज रखता हूँ कि अगर 7% 5% कंपनी अपने वैल्यू से गिर गई है तो मैं दोबारा उसमें खरीद लेता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसी कंपनियां जो अगर आपके पास लार्ज कैप है और 5-7% टूट गई है तो उसमें SIP करना शुरू कर दीजिए। जैसे आपका एवरेज ना हमेशा टॉप पे खरीदा हुआ नहीं दिखेगा जो दुखता है बाद में जाके। अच्छी कंपनियों में SIP करना कोई बुरी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन भाई लूजिंग स्टॉक में आप करते हो वो गलत है। पर ये सब जब भी कोई भी अच्छा आपको चार्ट को पकड़ते हुए, चार्ट को पढ़ते हुए करते रहिए। तो सर जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि 61.39% का रिटर्न बना है, 30,87,585 रुपीज। इन्वेस्टेड अमाउंट 50,29,000 और अभी जो है करंट वैल्यू है इसका 81 लाख हो गया है। तो सर ये जो जर्नी था, क्या इसको आपने एक बार में लगाया, कैसे लगाया, क्या स्ट्रेटेजी था, मतलब इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। एक बार में लगाना तो फिर तो मतलब वो
फिर तो मेरा कोई स्किल ही नहीं होता, है ना। वो तो तू कह सकता कि भाई तूने 3 साल रख लिया तो बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली मैंने ये 50 लाख वन टाइम इन्वेस्टेड नहीं है। मैं इसका आपको रिपोर्ट में जर्नी वही जी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में। अगर देखने को मिलेगा कि आप अगर पोर्टफोलियो बनाते हो अपना, तो आप पोर्टफोलियो कैसे बनाते हो। आप एक बार में तो पूरा, आपके पास अगर 1 करोड़ है या 1 करोड़ आपको इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तो एक बार में तो डालोगे नहीं, तो किस तरह से डालोगे वो देखो आप। यहाँ पे सर ने अपना आइडिया शेयर किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमेशा मैंने जो है अकाउंट वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाई है, धीरे पहले यहाँ पे डाउन हुआ, धीरे धीरे 13, 21, 25 धीरे धीरे मैंने पैसे डालता गया, तब मेरी ये वैल्यू बढ़ती गई है। मेरा वन टाइम यहाँ पे लाइक 50 लाख नहीं है, एक बार में बढ़ा है, और यही सही अप्रोच भी है। हाँ ये सही अप्रोच है। आपके पास ऑब्वियसली इतना पैसा बहुत लोगों के पास हो सकता है एक बार में डाल दे, पर एक बार में डाले तो म्यूचुअल फंड में डालें और एलोकेट करके डालें, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, आपको लॉसेस भी बहुत ज्यादा देखने सकते हैं तुरंत। बट अगर आप लाख रुपए, 50,000, 30,000 रुपए पर मंथ डालना चाहते हैं तो एक फिक्स कर लीजिए और एक सही तरीके से। और इससे बेनिफिट भी है ना कि आप मान लो अभी तक जैसे कि 50 लाख से 80 लाख पे आए हो, 30 लाख का आपका प्रॉफिट आपको सपोर्ट कर रहा है। अब इसी बेस पे आप 1 करोड़ भी जाओगे तो 30 लाख प्रॉफिट आपको बैकएंड सपोर्ट देते जा रहा है। और आप एक मतलब होता है ना, आपने न्यू बहुत अच्छा रखा, उस पे बिल्डिंग्स और जो है बड़ा करते जाओ। और विजय खेड़िया जी की एक लाइन मैं जब काफी सुनता हूँ इन लोगों को, लाइक मैं तो उनकी लाइन थी कि देखो भैया, लोग का ये लाइक ध्यान रहता है कि भैया किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ाओ। मुझे ऐसा लगता है हमेशा कैपिटल को बड़ा करो। कैपिटल जितना ज्यादा बड़ा होगा ना, परसेंटेज थोड़ा कम भी होगा लेकिन वो बड़ा अमाउंट निकाल के दे देगा। तो अपने कैपिटल को बिल्ड करो, उस पर ज्यादा ध्यान दो, वो उनका एक कहना था। सही बात है। कैपिटल अगर आपके पास है तो यही बात होता है ना कि लोग सोचते हैं कि 1 लाख कमाना है बहुत बड़ा बात हो जाता है। कोई थंबनेल में लिख देता हूं ना कि एक ट्रेड 1 लाख रुपया देगा, तो लोगों को लगता है एक ट्रेड 1 लाख कैसे देगा, इतना क्या है। आप देख रहे हो उसको 10,000 के कैपिटल से, 20,000 के कैपिटल से। आप अगर पर्पस रख लो, मुझे परसेंटेज, मैं इसीलिए बोला सर का देखो आप परसेंटेज जो है, सर का अभी भी जो रिपोर्ट है उससे बड़ा चीज मेरे लिए जो दिखता है यहाँ पे, वो मैं इधर जो देख रहा हूँ मैं परसेंटेज टर्म में कि 61% या जो भी परसेंटेज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही चीज, ये स्किल जब सर मान लो और इन फ्यूचर कैपिटल ऐड करेंगे, 10 करोड़ में अगर 400% का रिटर्न बनता है तो 40 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। राइट है कि नहीं। और सबसे लाइक मजे की चीज क्या है कि हर स्टॉक के पीछे ना एक स्टोरी है। हर स्टॉक जैसे आपने कोई भी स्टॉक पूछेंगे ना तो वो दिन याद आता है कि क्यों लिया था, क्या लिया था, रीजन क्या है। तो वो एक मजा है। जब भी आपने अभी बैकअप तो पूछ रहे थे कि टाटा पावर, तो मैंने आपको पूरी कहानी बताई। मैंने उस दिन बेच दिया था, वो बढ़ नहीं रहा था। तो ये सारी चीजें हैं। सर ने एक ही ट्रेड में मैंने देखा है सर का एग्जिट हुआ है, वो भी 100% रिटर्न बुक करके, फिर भी बोल रहे कि नहीं उस पर और करना था। खैर कोई नहीं, अब आपने स्टोरी वाला बात बोल दिया तो ये वाला स्टोरी भी थोड़ा बताइए कि ये जो लॉसेज वाला पार्ट है, ठीक है, हालांकि प्रॉफिट्स के आगे कुछ भी नहीं है, कहाँ 444% और कहाँ 56%, बट इसका क्या थोड़ा सा इस पे आपका स्टोरी क्या है इस चीज का? स्टोरी ये था कि पेटीएम में मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं खुद ही डिजिटल वर्ल्ड से हूँ, स्टार्टअप में बहुत घूमता हूँ, तो मेरे को कभी भी इंटरेस्ट था नहीं पेटीएम और जोमेटो पे। लेकिन अचानक से इसमें एक मूव आया और लोग बोलने लगे, तो मैं भी फोमो में आ गया। ये एक लर्निंग लेसन यहाँ से मिला। मैं भी फोमो में आ गया कुछ दिन पहले। मैंने कहा यार स्टॉक होना चाहिए, है ना, अपने पोर्टफोलियो भाई, बोलता हूँ तो थोड़ा सा जमे। तो मैंने क्या किया, फिर अपने पास 2 स्टॉक्स थे, जोमेटो और पेटीएम। तो मैंने पेटीएम जो है वो बहुत ऊपर के भाव पे 1100-1200 के भाव पे थोड़ा सा ले लिया। अब लिया थोड़ा डाउन आ गया, तो फिर मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं, थोड़ा और ले लिया मैंने पेटीएम। तो ज्यादा खैर गया। हालांकि आपने जितना रिटर्न इधर से बनाया है ना, अगर आपको आप इसको R&D की तरह देखें, एक्सपेरिमेंट की तरह से, बहुत छोटा सा सर ने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। और यही सब एक्सपेरिमेंट के दम पे तो फिर बड़ा वाला वो चीज चलता है ना। उसके बाद मैंने ना लाइक फूड होटल चेन में भी बारबेक्यू नेशन है। बारबेक्यू नेशन आज से नहीं, 15 साल से मैं जा रहा हूँ उनके पास। अच्छा। 15 ऑलमोस्ट 12-13 साल से मैं उनके पास जा रहा हूँ खाने के लिए। मेरा एक स्टूडेंट ले गया था, क्योंकि वहाँ पे एक बूफे सिस्टम चलता था। हाँ। पेमेंट करो और खाओ। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार बारबेक्यू। तो मेरे को पसंद भी आया। तो हमने वो कहानी भी सुनी है ना, कि जिसका प्रोडक्ट यूज करते हो उसके शेयर को लो। देखा जाए तो ये सब इनिशियल लेवल पे अच्छी लगती है, बस स्विंग ट्रेडर को ये सब समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस चार्ट का भाषा देखना है, वो देखना है। लेकिन इंसान ही हूँ, फोमो में आ जाता हूँ। लेकिन फोमो नहीं था, ये इनिशियल डेज की चीजें थी। तो मैंने कभी बारबेक्यू को खाते हैं, तो जैसे मुझे लोग कहते थे कि जैसे डोमिनोज में जाते हो तो डोमिनोज खाते हो, जुबिलेंट फूड के शेयर खरीद लो, उतने तो ये सब चीजें थी। नई में लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि तो रियलिटी है भाई, है ना। तो मैंने भी क्या किया, जब मैं अपने ऑफिस के स्टाफ को लेके आता था, तो ऑफिस के स्टाफ में ऑलमोस्ट वहां पे 20,000 खर्चे हो जाते थे। तो 20,000 के मैं स्टॉक लेके रख देता था। तो आपके सामने ये दिख रहा है कि ज्यादा कुछ खास इन्वेस्टर्स में किया नहीं है। बारबेक्यू में ऑलमोस्ट कुछ 50% का लॉस है, 1 लाख रुपए डाले। लेकिन पता है आपके पोर्टफोलियो का जो ये लॉसेज है ना जी, उससे भी बहुत बड़ा लर्निंग लेसन ये मिल रहा है। मतलब कि मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि सर का अगर आप प्रॉफिट देखोगे, जरा प्रॉफिट देखो आप, ठीक है, परसेंटेज में भी देखो और अमाउंट में भी देखो, ठीक है। अमाउंट में देखना है तो यहाँ से देख सकते हो आप 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 1.6। और परसेंटेज में देखना है 400, 300, 200। और इसी चीज को जब लॉस वाले पार्ट में हम लोग जाते हैं, हाईएस्ट 79,000। और वो भी अब
मतलब 2 ही मेजर स्टॉक्स हैं जहां मुझे लगता है कि यार मैंने लर्निंग ही लिया। मतलब स्विंग इन्वेस्टर होता है या फिर इन्वेस्टर होता है ना, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर है। अब जैसे बहुत से लोगों को ना फूड इंडस्ट्री पसंद है, बिल्कुल। बहुत से लोग इन्वेस्टर को पसंद नहीं होगी। तो मैं एक बंदे से मिला, बोला देख भाई, रोज सब्जी बनाना, कस्टमर को खिलाना, बनाना खिलाना, भाई ये सब बिजनेस से मैं दूर रहता हूँ, है ना। तो मेरे को भी डर लगा, बात तो सही कह रहा है यार। नहीं सही। ये और आर्मी पता तो है काम सर, ही है। एक और आपको मतलब हम देखें आपका बात, आपका जो स्ट्रेटजी है ना कि आप जब स्टॉक में एंटर किए फिर ऊपर के रेट पे और एवरेज करते हो, हाँ, ऊपर के रेट पे फिर और ऊपर के रेट पे एवरेज करते हो, तो लॉस वाला स्टॉक जो है ना आपका क्वांटिटी कभी बड़ा नहीं होगा। हाँ, वो तो छोटा हो जाएगा क्योंकि मौका ही नहीं दिया आपको खरीदने का। वो मैं उसमें खरीदता ही नहीं। इन समय में बारबेक्यू वगैरह में अगर आप देखोगे तो ज्यादा मतलब वही है कि जब अपने स्टाफ के साथ गया तो थोड़ा वो खरीदा, लेकिन ज्यादा वही उसी डेज के हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अभी लॉस हुआ तो एवरेज किया। देखिए अगर आप 900 दिन पहले दोबारा फिर देखो 700 दिन के बाद में हाथ भी नहीं डाला मैंने इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि भैया हर ये सेगमेंट मेरे लिए नहीं है। होटल चेन मेरे को समझ नहीं आती। पेटीएम में थोड़ा सा वही है कि आजकल पेटीएम थोड़ा देखो मार्केट का भी न्यूज पे भी डिपेंड करता है ना। अब मार्केट सब सही चल रहा था, थोड़ा गवर्नमेंट का रूल आ गया तो उसका तो आपको एज अ ट्रेडर या फिर झेलना पड़ेगा। बट मैं फिर भी मेरे को लगता है कि फ्यूचरिस्टिक चीजें हम लोग आजकल की यूथ है। कल रात को मैं सीरीज देख रहा था प्लेलिस्ट करके, स्पॉटिफाई की पूरी कहानी उसमें बता रही थी कि दुनिया अगेंस्ट थी, लेकिन उन बंदों को विजन था कि स्पॉटिफाई चलेगा, फ्यूचर है, लोग पेड म्यूजिक सुनेंगे। तो वही है यार, आज शायद बहुत से लोगों को समझ ना हो, बट क्या पता हम लोग उन जॉनरा में आते हैं जिन्हें आने वाले 10 साल की फ्यूचर का पता है। बिल्कुल। तो फिर कुछ स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। आप देखो ना, टाटा मोटर 67 रुपए में जब आ गया था तो मैं यूट्यूब पे उसमें ऐसे ही देख रहा था, कोई बंदा वीडियो बनाया था कि अभी मत खरीदो, 40 भी आ सकता है। ठीक है, अभी 1000 टच कर रहा था, 900-800। तो जो उस समय भी तो कोई विजनरी होगा ना जिन्होंने देखा होगा कि ईवी अभी इंडिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है वो टाटा मोटर बेचती है। करेक्ट है। तो वो चीज हमने भी टाटा मोटर्स को 160 पे खरीदा, बहुत सारे ट्रेड लिए, आपको दिख जाएंगे इसमें। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जीवन की लर्निंग्स है। जो लर्निंग्स आप सीखते हैं, अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन हाँ अब हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है तो पैसा कम जलाते हैं, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न बनाते हैं, सुखी लाइफ जीते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं रहती मार्केट की कि पैसा कहाँ गया क्या गया। चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सर। तो अमरेश जी, जितना भी नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर किया उससे एक चीज हमें समझ में आया, और आप लोगों को भी दिखा होगा कि मिस्टेक करना है तो ये वाला मिस्टेक करो, लेकिन जब आप सही हो तो ये रिटर्न बनना चाहिए। नंबर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब नंबर्स में भी देख सकते हो। सर का भी एक चैनल है, सर का आप लोगों ने देखा होगा, वो यूट्यूब वाला जर्नी, यूट्यूब वाला पार्ट 5 मिलियन सब्सक्राइबर है सर का दूसरे चैनल पे। बट ये जर्नी जो कि 4 साल से चल रहा था, 3-4 साल से, उस चीजों को भी अपना एक्सपीरियंस वहां पे शेयर करते हैं। सर चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है फाइनेंस विद अमरेश, जहाँ पे बेसिकली मैं उन माइंडसेट के लोगों को लाना चाहता हूँ जो दिन भर बैठ के ट्रेडिंग ऑप्शन में नहीं घुसे हुए हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, 2000 रुपए हैं, 2 से 5000 बनाना है, 7000 बनाना है। तो मुझे लगता है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैंने जितने भी लोगों से मिला हूं ना, सबने पैसे डुबाए ही हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी कम्युनिटी अपनी बिल्ड करूं आने वाले टाइम पे, जो ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिनको बैंक से एफडी से कोई इंटरेस्ट नहीं कि 7% लेना है, लेकिन हाँ मार्केट में इन्फ्लेशन को बीट करना है, बीट करके अगर 2 गुना बना पा रहा हूं तो वो जीवन जीना है कि साल का अगर मैं किसी अपने पैसे को 22% 25% कैपिटल कर लेता हूं तो ये मेरे लिए बेटर पार्ट है। मतलब तो मैं उस टाइप के माइंडसेट के लोग, मेरा भी सेम माइंडसेट है सर। देखो ऑप्शन क्या है कि मैं देखता हूं कि ऑप्शन आपको सिखाता है ट्रेडिंग, तो सर मेरा भी यही थॉट प्रोसेस है कि अगर आप ऑप्शन करते हो तो चलो ठीक है, लर्निंग मिला, सीखा, असली पैसा स्विंग से बनता है। और जो पीस ऑफ माइंड है ना, आपको कोई भी काम करने का छोड़ने का नीड नहीं है। जैसे शुरुआत में मैंने बताया ना कि सर जो लेवल पे बैठे हुए हैं, 7 मिलियन का चैनल, उनके साथ साथ वी मेक क्रिएटर का भी एक चैनल है उनका बहुत बड़ा, इतना इवेंट्स, इतने लोगों को मैनेज करना, उसके बावजूद ये चीज कर लिए। ऐसे ही आप भी कोई जॉब करते हो, काम करते हो, नहीं पॉसिबल होता है कि आप पूरा टाइम दो, तो जब सर कर सकते हैं तो आप लोग तो इजिली कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं, मैंने ऑप्शंस भी सीखी है। मतलब सीखनी चीज कोई बुरी थोड़ी है, मतलब अगर आप बट सीख के और जब समझ आ जाए कि यार वो डे वाला काम नहीं कर सकता, फिर भी क्यों घुसना है। मतलब वो भी एक स्किल है। मतलब अगर पूरे दिन कोई बंदा साइकोलॉजी के साथ बैठ के काम कर रहा है तो उसके लिए ठीक है। बट मेरा दिन भर कुछ काम अलग है और मैं आधे घंटे के लिए बैठा, अरे पैसा बना के दिखाऊं क्या, रुक मेरे को चार्ट पता है, वो जोन मत करिए, वो पॉसिबल भी नहीं है। आपके पास समय नहीं है, आप फाइट करोगे, आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क है वो भी खराब होगा। हाँ, मतलब कई बार आप शायद लाखों में कमाते हो, 2000 डूब जाएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बिहेवियर खराब होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूएबल इंसाइट हमारे चैनल पे आके शेयर किया, और आशा करते कि हमारे व्यूअर्स को भी काफी ज्यादा नॉलेज इस वीडियो में सीखने को मिला हो, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। तो सर बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे चैनल पे आए, मुझे पर्सनली आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और आशा करते हैं कि आप सभी व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच सर हमारे चैनल पे आने के लिए और इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।